1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। युवा चाहता है कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस हो। राजधानी दिल्ली में सदन में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पास होने जा रहा है, जिसको पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहुंचेंगी। और किस तरीके का बजट होना चाहिए, युवाओं की क्या राय है, युवाओं से बात करते हैं। सर, किस तरीके का बजट होना चाहिए और क्या चाहते हैं, क्योंकि हर साल बजट पास होता है, उस पर युवाओं की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, किस तरह का होना चाहिए? देखो, बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें रोजगार मिले, बेरोजगारी ना हो, हमारे घर में खुशहाली आए, सब्जी के दाम कम हो, तेल के दाम कम हो, गैस के दाम कम हो, जो भी हमारी डेली यूज की चीजें हैं उसमें जो चीजें हैं उनमें कम होनी चाहिए, दाम उनके कम होने चाहिए। तो यही बजट से आम आदमी की उम्मीदें होती है। हमें क्या चाहिए? हमें राशन चाहिए घर में, वो सस्ता होना चाहिए। हमें तेल चाहिए घर में, वो सस्ता होना चाहिए। हमें पढ़ाई चाहिए, वो सस्ती होनी चाहिए। अस्पताल में हमारा इलाज सस्ता होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए सरकारी में इलाज में। आज आप देख लीजिए, बजट के नाम पर लोग अस्पतालों में, एम्स में घूमते हैं। हमारे यहाँ बड़ा इंदुराव है, अरुणा सफली हॉस्पिटल, कोई भी इलाज भी मुफ्त नहीं है उसमें। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार ऐसा बजट लाए जिसमें हमें शिक्षा फ्री हो और हमें रोजगार मिले और हमें सस्ती दवाइयां मिले। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूंगा कि हमारे देश के नौजवानों के लिए बेहतर सोचें, उनको अच्छे रोजगार के लिए सोचें। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए बेहतर सोचें, क्योंकि यही बच्चे आगे भविष्य बनेंगे। बजट पास हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, किस तरीके से? अरवानी लगाते हैं लेकिन पूरी होगी नहीं, वो यही है। ठीक है, फिर भी क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद यही है, इस बार और दबा दिया जाएगा, मुझे तो ये लगता है। ठीक है, सच यही है और यही होगा। बढ़िया, सारी सुविधा सस्ती मिले, ये महंगाई हो रही है इतनी। बजट तो देखो हर साल आता है और हर तरीके से आता है, मतलब हर चीज को उसमें देखा जाता है। कहाँ हर अलग अलग क्षेत्र में उसको देखा जाता है, कहाँ कितना लगाना है, पैसा कितना लगाना है। तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे युवा है, नई पीढ़ी जो आ रही है, आजकल देखा होगा कि सब मतलब पढ़ तो जाते, भेड़ चाल में सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सबको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई छोटे मोटा काम कर रहा है, कोई मजदूरी का। पढ़ा लिखा आदमी आजकल बीए कर रहा है, वो भी पढ़ लिख के अपनी मजदूरी में लगा पड़ा है। कोई मार्केटिंग नहीं कर पा रहा, ना कुछ अन्य स्कोप उनको देने चाहिए। अन्य जो क्षेत्र है उनके बारे में उनको बताना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। और जैसे कि भाई ने बोला कि हॉस्पिटल में जो सुविधाएं तो मिलती है, पर वहाँ डॉक्टर भी होते हैं, पर ये जो मशीनें वगैरह जो होती है, MRI वगैरह, ये सब नहीं मिलती। बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है ना, वहाँ उपलब्ध नहीं होती, वो उपलब्ध कराई जाए और सारी सुविधाएं जो होती है ना सरकारी, वो दी जाए सबको। बिल्कुल, आपको बताते हैं जिस तरीके से युवाओं की उम्मीद है, जो बजट पास किया जा रहा है उसको ऐसे पैनल में डाला जाए जिससे रोजगार आगे बढ़े और युवाओं का जो भविष्य है वो उज्जवल हो। एक युवा और हमारे साथ मौजूद है। बजट भाई वही एक्सपेक्टेशन हमारी भी, जो सारे भाइयों ने हमारे कहा, बस सेम वही एक्सपेक्टेशन है। और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे उस पे ज्यादा बजट होना चाहिए, और युवाओं को नौकरी, रोजगार और उनके लिए कुछ अवसर इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपने जितने भी लड़कों से बात की है, सबकी मांग क्या है? रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सरकारी सुविधा जो है वही मांग है ना। हर नौजवान की पूरे हिंदुस्तान में आप किसी के पास चले जाओ, उसकी एक ही मांग है, रोजगार, शिक्षा। और बिल्कुल लगातार जी मीडिया हर एक इलाके में जा रही है और युवाओं से बात कर रही है कि उनको इस बार बजट में क्या चाहिए। ज्यादातर हर जगह रोजगार का मुद्दा उनके सामने आता है। रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, MSME को कैसे एक्टिव किया जाए, तमाम तरह की जो रोजगार है उनको लेकर जो युवा है चिंतित है। और इस बार युवाओं का मन है कि जो सरकार बजट पास करने जा रही है, उस बजट में कहीं ना कहीं अहम मुख्यतः जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये अहम मुद्दा होना चाहिए और इसी मुद्दे पर ही बजट पास होना चाहिए। वो तो देखने वाली बात होगी 1 फरवरी को जो बजट पास होगा वो आखिरकार किस विषय पर होगा और रोजगार के लिए सरकार क्या कुछ लेके आई है, युवाओं के लिए क्या कुछ लेके आई है, वो देखने वाली बात होगी। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। 1 फरवरी को अंतरिम बजट केंद्र सरकार का पेश होना है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और किस तरह से इस बजट में होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आधी आबादी के लिए जो महिलाओं के तौर पर देखी जाती है तो उनको क्या चाहिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक किचन के अंदर जहां महिलाएं हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार जो किचन महिलाओं की जिम्मेवारी होती है संभालना, तो उस किचन में क्या क्या अभी आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरतें हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो इस बजट में
सस्ती होनी चाहिए या इस बजट में सरकार को लाना चाहिए? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। आप किचन में भी इस वक्त मौजूद हैं, तो इस किचन के लिहाज से क्या होना चाहिए इस बजट में? नया बजट दर आने वाला है। हम महिलाओं को भी बहुत उम्मीद है कि उसमें कुछ कमी हो। महिलाओं का सारा समय तो अधिकतर समय किचन में निकलता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि किचन में अच्छे से सारा सामान महंगा हो रहा है, जिससे कि दालें सब्जियां सब सस्ती हो जाएं और सस्तियां हो, उसके साथ जो दर है कर है वो हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए। और दूसरा ध्यान हम महिलाओं का बच्चों की पढ़ाई पर आता है। अगर बच्चों की फीस कुछ कम कर दी जाए तो हम महिलाओं को बहुत राहत मिलेगी। थोड़ा सा डे बाय डे वेरिएबल फ्लक्चुएशन को रोका जाए। हाइक है, ठीक है, प्राइस हाइक भी होते हैं, लो भी होते हैं, बट इन लास्ट ईयर हम ये देख रहे हैं कि प्राइजेस आर हाई इन डे बाय डे। कि वेजिटेबल्स, आप टमाटर ले लीजिए, प्याज का ले लीजिए, डे बाय डे वेरिएबल फ्लक्चुएशन है, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किचन पर, किसी भी किचन की गैसेस के देख लीजिए या फिर ऑयल को देख लीजिए, वो बहुत लास्ट अगर रिकॉर्ड हम चेक करें तो वो बहुत ज्यादा हाई गए हैं। बस हमारा यही है कि इन चीजों में थोड़ी स्टेबिलिटी को अगर गवर्नमेंट कर सके तो वो हम लोगों के लिए बहुत मच बेटर होगा। और बेसिक एजुकेशन का होल्ड, जहां पर जैसे आप आंगनवाड़ी देखो, बाल वाटिका देखो, प्रिपरेटरी एजुकेशन वो बहुत हाई है और उसका लेवल बहुत लो होता जा रहा है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, टीचर की कैटेगरीज, टीचर का हायर करना, बहुत एडवांस टीचर्स का होना, बेसिक एजुकेशन में बच्चों के फूड का, इन पर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन एक हमारा एक महिला सशक्तिकरण के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, उस बेसिक एजुकेशन पे तो गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिक एजुकेशन के बहुत ज्यादा काम करने की थोड़ी सी जरूरत है। एक हफ्ते में रेट कुछ होते हैं, अगले हफ्ते में रेट कुछ और हो जाते हैं। ये बहुत मतलब दिक्कत वाली बात होती है। पहले टमाटर थे, टमाटर एक बीच में 120 रुपए हो गए, अब जाके वो 40-50 रुपए हुए, तो आम आदमी उसको कैसे जिएगा भाई? एक तो किचन के जो मसाले हैं, दालें, ये सब भी कम होने चाहिए थोड़े से रेट, और एजुकेशन है वो तो बिल्कुल हाई जा रही है। मतलब एक नॉर्मल इंसान वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो पढ़ा ही नहीं सकता, और जब पढ़ेगा नहीं तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? तो उसके लिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा बजट थोड़ा सा सही होना चाहिए। और उसके ऊपर जो जीएसटी लग जाती है वो और भी ज्यादा है। यहाँ पे तो बिजली के बिल भी बहुत आते हैं। कॉस्मेटिक भी ज्यादा महंगा हो गया है, किचन का भी है, सिलेंडर है, दालें मसाले वगैरह सब महंगे हैं। इस पे थोड़ा रोक किया जाए, कम किया जाए। कॉस्मेटिक सस्ता पड़ता है, किचन का महंगा पड़ता है। महिला सुरक्षा तो गवर्नमेंट ने बहुत नहीं, उसमें हम काफी कंफर्टेबल जोन में हैं, उसमें ये कंप्लेनिंग हमारा कुछ नहीं है। हमारा बेसिक जो बजट में है वो हमारा किचन थिंग्स और हमारी बेसिक एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड टू अवर गवर्नमेंट, बट बस 2 थिंग्स 3 थिंग्स और कमियां सब में होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भैया एवरीथिंग इज ओके, ऐसा कोई नहीं होता कि सर्वगुण संपन्न तो कोई होता नहीं है। बट अगर जैसे हमारी बहुत अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी हैं, वो डे बाय डे बहुत अच्छा बजट, एवरी ईयर वो बहुत अच्छा बजट लाती हैं, तो थोड़ी सी हमारी ये मांगे अगर पूरी होंगी तो हमारे देश के लिए और भी अच्छा होगा। वैसे तो हमारी सरकार हमें हर टाइम पर महिलाओं को उपहार के लिए रूप में कुछ ना कुछ देती रहती हैं। राखी पर भी हमारे सिलेंडर का बजट कम करा। अब हमें ये उम्मीद है कि इस बार भी हम महिलाओं को बहुत हेल्प मिलेगी सरकार से और बजट कम होगा हम महिलाओं को, जिससे खुशी मिलेगी। इस वक्त महिलाओं की यही मांग है कि बजट जो आए वो महिलाओं के पक्ष में आए, महिलाओं के फायदे के लिए आए। उसमें कुछ ऐसे उपहार हों जो पिछली दफा सरकार की तरफ से मिले थे, तो उसमें और भी इस बार बेहतर मिले महिला सशक्तिकरण को, जिससे मजबूती मिल सके। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। मोदी सरकार में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। अंतरिम बजट है और इस बजट में क्या होगा आम जनता के लिए, इस वक्त मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। युवा के तौर पर देखा जाए तो मतलब आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या होना चाहिए? युवा के तौर पे हमें उम्मीदें हैं कि जो स्किल एनहांसमेंट एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, उस चीज के लिए इस बजट में कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड होना चाहिए। सेकेंडली, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी एंड यूटिलिटी रिसोर्सेज हैं, उनके लिए देयर शुड बी एनहांसमेंट, क्योंकि इसी तरीके से जो हमारा सपना है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, यही 2 चीजें, यही 2 फैक्टर्स है जो कि हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं मेरे हिसाब से। एंड सेकेंडली, जब कोविड का एक एरा आया था तो वी वर लैकिंग इन दी मेडटेक सर्विसेज, क्योंकि हम 80% से ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे थे और हमें इस चीज पे काम जरूर करना चाहिए। और इस बजट में उम्मीद चाहूंगा कि हम इन चीजों पे और काम करते हैं, ताकि जो इंपोर्ट रिलायबिलिटी है वो कम हो इन फैसिलिटीज पे, जो एसेंशियल फैसिलिटीज है, और उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करा जा सके, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को और बढ़ाया जा सके।
बिल्कुल। आप किस तरह से उम्मीद लगा के बैठे हैं और क्या होना चाहिए? आप एक युवा हैं, एजुकेशन को लेकर या दूसरी स्थिति में बजट में क्या होना चाहिए? इंडिया जो है अभी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यूएस चाइना के बाद हम 3rd नंबर पे आते हैं, और अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इंडिया के बिजनेसेस को ग्रो करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारा एसएमई सेक्टर है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, उनके लिए क्या एलोकेशन होगी, क्या अलॉटमेंट होगी, सब्सिडीज में कुछ इंक्रीज होगा, टैक्स रेट में क्या होगा, क्योंकि अगर वो होगा तभी इंडिया ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल। तो बजट में अब मुख्य तौर पर क्या देखते हैं कि हाँ युवाओं के लिए ये बेस्ट होना चाहिए? युवाओं के लिए स्कीम्स होनी चाहिए जहाँ पे स्किल एनहांसमेंट हो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनके करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि युवा बहुत, अब समझो कि इतने ग्रोथ, उनको करियर ऑप्शन नहीं पता। करियर काउंसलर्स के लिए अलग फैकल्टी होनी चाहिए जहाँ पे उनको समझाया जाए कि ये करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अगर इस श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे तो जॉब भी बढ़ेगी, बिजनेस भी ग्रो होंगे और इंडिया की ग्रोथ भी होगी। बिल्कुल। देखिए, उम्मीदें बहुत हैं। आप किस तरह से देखते हैं गुरुग्राम को लेकर कि इस बजट में, क्योंकि लगातार जो डिमांड रही वो चाहे रेलवे की तरफ से हो, चाहे मेट्रो की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात हो, आपको क्या लगता है इस बजट में ये होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई दूंगा, क्योंकि हमारा 295 करोड़ रुपए का बजट वर्ल्ड क्लास गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन बने उसके लिए पास हुआ है। तो गुरुग्राम का जो हमारा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसका नाम माता शीतला के नाम पे हो, तो मेरी एक सरकार से, केंद्र सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी ये एक आम नागरिक के नाते मांग रहेगी। शायद मेरे साथ साथ पूरा गुरुग्राम और पूरा हरियाणा चाहता है कि गुरुग्राम जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, इसका नाम माता शीतला रेलवे स्टेशन के नाम पर हो। दूसरा, मेरी सरकार से कुछ अन्य मांगे भी हैं। वैसे तो इस सरकार का ये अंतरिम लास्ट बजट है, नई सरकार भविष्य में जैसा भी होगा, सरकार एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर थोड़ा सब्सिडी दे, क्योंकि जिस हिसाब से गुरुग्राम की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चले और उस पर सब्सिडी मिले जो आम नागरिक के हित में हो सके। एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि मेट्रो का केंद्र सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसकी शिलान्यास जल्द से जल्द हो, और मेट्रो गुरुग्राम में तो चालू हो ही हो, इसके साथ इस मेट्रो को मानेसर तक भी और द्वारका तक भी इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पब्लिक कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, गुरुग्राम वर्ल्ड क्लास सिटी है, इसके अंदर मैक्सिमम हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, विश्व के अन्य देशों के भी लोग रहते हैं। तो इस समय जो जाम की स्थिति है उसके लिए हमें कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1-2 पॉइंट्स मेरे और भी रहेंगे। सोलर सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देकर बढ़ाया जाए। वैसे सरकार समय समय पर अच्छा काम करती रहती है, छोटी छोटी डिमांडें सबकी रहती है, लेकिन मेरा तो यही रहेगा कि चाहे वो गुरुग्राम के विषय में हो, चाहे वो हरियाणा के विषय में, बड़ी से बड़ी मांग जो इस व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग करे, ऐसी कुछ मांगे मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार इसमें जरूर पूरा करे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से बजट आ रहा है, हर एक व्यक्ति की एक उम्मीद होती है कि इस बजट में ये हो। आप प्रबुद्ध क्षेत्र से आते हैं, किस तरह से देखते हैं उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए? एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और एक जो बहुत बड़ी कंसर्न है सीए फैटर्निटी के लिए इस वक्त, सरकार के बहुत सारे अभी रिसेंट नियम आए हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और बाकी प्रोफेशनल्स को प्रोसिक्यूशन हैंडल करना पड़ रहा है क्लाइंट के बिहाफ पर। तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन बिल की जरूरत है, जैसे लॉयर्स के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शंस हैं, ऐसे सीए कम्युनिटी के लिए मैं चाहता हूँ इसमें जो पनिशमेंट्स हैं बहुत जल्दी, सबसे पहले बिजनेसमैन के साथ साथ हम लोगों को भी अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए रिलैक्सेशन आए। दूसरा, बहुत सारी स्कीम सरकार की लोअर मिडिल क्लास के लिए और वंचित वर्ग के लिए आ चुकी हैं और अच्छा काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ मध्यम वर्ग के लिए सरकार रिलीफ लाए, स्पेशली सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि हालांकि वो उनके लिए कुछ बेनिफिट्स आए हैं पर कम है, तो जो स्लैब है सैलरी का और एग्जेम्पशंस हैं वो रिलीफ मिले उनको, और स्मॉल सेक्टर्स को जो फंडिंग मिलनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे, उतनी फंडिंग उनको नहीं मिल रही है, ऐसा मेरा मानना है। जो लोगों की उम्मीद है, क्या उस उम्मीद पर ये बजट खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में
क्या कुछ रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर किसानों की बात करी जाए, जिस तरह से हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आर्थिक शान कह लीजिए या फिर आर्थिक रीढ़ की हड्डी एक तरह से फार्मर्स ही माना जाता है, तो ऐसे में किसान क्या सोचते हैं और किसानों के लिए क्या कुछ इस खास बजट में होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर मंथन करने के लिए हमारे साथ हिसार में कुछ फार्मर्स जुटे हैं। इनसे अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे कि ये क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं और क्या कुछ ये चाहते हैं कि प्रावधान बजट में होना चाहिए। बातचीत कर लेते हैं। बताइए, बजट आना है, क्या कुछ होना चाहिए, फार्मर्स के आगे क्या क्या चुनौतियां हैं? देखो, बजट में सभी उम्मीद रखते हैं, सभी का अधिकार है। देश का किसान भी देश का एक मुख्य नागरिक होता है, क्योंकि देश का अन्न पैदा करके पेट भरने का काम करता है। और किसान की जान भी बच जाए और किसान देश के 150 करोड़ लोगों को भरपेट खाना भी तैयार करके देता रहे, ऐसी उम्मीद के लिए हम चाहते हैं नए बजट के अंदर जितना कर्जा किसानों के ऊपर है एक बार सारे का सारा उतारा जाए। 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या रोकी जाए। उसके साथ साथ 3 लाख रुपए तक के कर्ज के ऊपर 3% ब्याज लेते हैं। हम चाहते हैं ये जो रेशो है, सीमा है, ये 10 लाख की जाए। 10 लाख से नीचे तक के किसानों को 3% पर ब्याज पर ऋण मिले और किसान को जो ट्रैक्टर मिलता है उसके ऊपर लोन 8% से ऊपर ज्यादा ब्याज न लगे। पहली बात तो बजट जो है ना, इसका बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो MSP के लिए, जो 22 फसलों के लिए सरकार बार बार ये बजट का जो बहाना बना रही है, इस बहाने को बंद करके लोकसभा चुनाव से पहले MSP के लिए अलग से बजट जारी करना चाहिए। और जो कर्जा मुक्ति की जो बात पुनिया साहब ने कही, बिल्कुल जायज बात है, उसके लिए भी अलग से बजट जारी करना चाहिए। जो भी कर्जा मुक्ति है, इसके लिए आंदोलन भी हुए हैं और आगे भी करने पड़ेंगे। ये होना चाहिए, खाद बीज जो किसान को मिल रहा है सब्सिडी पे मिलना चाहिए, ये भी बजट के अंदर आना चाहिए। बाकी MSP का जो लड़ाई बड़ी किसान लड़न लग रहे हैं, इसको लेकर भी इसके ऊपर बजट इस बढ़ोतरी करनी चाहिए इस पे। आपको लगता है जी, जिस तरह से ये मांगे कर रहे हैं, लगता है कुछ दम इन बातों में? आप क्या सोचते हैं, क्या होना? हम ये सोचते हैं कि जो पुनिया साहब ने भी बताई और विकासी सर ने बताई कि सबसे बड़ी बात है कि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और इसमें जो है कृषक को मारा जा रहा है। अगर जो है किसान को जो है अपनी बातों पर ले, तो सरकार की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान कर्जवान हुआ है। अन्यथा जो है अगर किसान को MSP जो है C+2 50 के फार्मूले से जो है इसको MSP गारंटी कानून दिया जाए तो किसान जो है कर्जवान नहीं हो सकता है। किसानों के जो बजट की बढ़ोतरी है उसमें बढ़ोतरी बढ़ाई जाए और कर्जा मुक्त की जो बात है, क्योंकि जब बजट बढ़ेगा तो किसान अपने आप कर्जा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि खेती जो घाटे का सौदा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो इसको बजट बढ़ेगा तो किसान को एक राहत मिलेगी। कि सब्सिडी देने की बजाय उनके कर्जे मुक्ति का जो मामला है वो करने की बजाय एक झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है किसान को, कि 17 रुपए दिन का आपको देंगे जो सम्मान निधि के रूप में ये दे रहे हैं। असल में किसान को भीख की जरूरत नहीं है जी, किसान को जरूरत है बिजली की, पानी की, MSP के कानून की, C2+ का जो फार्मूला हिंदुस्तान के ज्ञानविदों ने किसानों के लिए बनाया उसको लागू करने की। और किसान को सबसे पहले जब वो बोने चलता है उससे पहले विदेशी तर्ज पर किसानों के खाते में प्रति एकड़ 12 या 13 हज़ार रुपए खाते में डाल के किसान को डेवलप किया जाए, ताकि ये किसान भी शान से और सम्मान से जी सके। आप क्या कहेंगे जी? कुछ नहीं कहता, किसानों के लिए ये जो सरकार है वो बड़ी उदासीन है। फिर भी अगर कोई बजट हो किसानों के लिए तो उसमें ये चाहिए कि जो किसान इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं उनमें GST जो है उसका स्लैब बदल के उसमें GST टैक्स का कम होना चाहिए, बीजों का प्रावधान होना चाहिए, उन पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, और जो संपूर्ण कर्जा माफ़ी है उसके लिए उनको बजट रखना चाहिए। तो इस तरह से अगर किसान की जेब में पैसा आएगा तो वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में एक सर्कुलेशन बनता है जो लिक्विडिटी का। मुख्य मांग की अगर बात करी जाए, ना सिर्फ कर्ज माफ़ी की मुख्य मांग है, साथ ही साथ किसानों के लिए ऐसे प्रावधान करने की ज़रूरत इन किसानों की तरफ से सुझाई गई है, जिसमें औजारों की बात कह लीजिए, ट्रैक्टर्स की बात कह लीजिए, या फिर जितने भी खाद बीज हैं उन पर एक तरह से GST की स्लैब में बदलाव किया जाए, और इस तरह के सुझाव इनकी तरफ से दिए गए हैं। बहरहाल क्या कुछ निकलेगा निर्मला सीतारमण के पिटारे से तो अब देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इतना तय है कि जितने भी किसान हैं वो एक तरह से अपनी मांगों को लेकर मुखरता दिखाते जरूर नजर आ रहे हैं और कई तरह के सुझाव इनकी तरफ से सुझाए गए हैं। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।